नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत के क्रम में वृद्धि संधि एवं यण संधि के विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग वृद्धि संधि को लेते हैं। वृद्धि संधि की बात की जाए तो महर्षि पाणिनि ने इसके विषय में एक सूत्र लिखा, वृद्धि रेच। यह सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है और अष्टाध्यायी में यह सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा और इसके द्वारा बताया उन्होंने कि यदि आत से परे यदि एच का आगमन हो तो उस अवस्था में वृद्धि का आदेश हो जाता है। अब आपके मन में, आपके ज़हन में ये प्रश्न होगा कि आत से तात्पर्य क्या है। तो जो पिछली गुण संधि की वीडियो हमने बनाई है उसमें यदि आप देखेंगे तो हमने यहां बताया है कि आत का तात्पर्य अ से है। आत अ का पंचमी विभक्ति है, अर्थात आत कह रहा है कि अ से परे अर्थात अ के बाद, अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में अ आए। अब यहां अ का तात्पर्य अ की 18 प्रकार की ध्वनियों से, यानी अ की सभी प्रकार की ध्वनियों से। यदि अ के पश्चात एच आए, अब एच का तात्पर्य क्या है? तो यदि माहेश्वर सूत्र की वर्णमाला में जाएं तो एच का तात्पर्य ए, ओ, ऐ और औ से, यानी एच वह प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ये 4 दीर्घ स्वर हमारे सामने आते हैं। और वृद्धि किसे कहते हैं? सवाल यह है कि यदि आत से परे एच आएगा, अर्थात अ के बाद यदि ए, ओ, ऐ, औ आएंगे तो वहां पर वृद्धि का निर्माण होगा, ऐसा यह संधि का विधायक सूत्र कहता है। तो अब सवाल है कि वृद्धि किसे कहते हैं भाई? वृद्धि किसे कहते हैं? तो इस विषय में महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा और वह सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में पहले पाद में पहला सूत्र है। अर्थात एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है। उस अवस्था में आपका उत्तर क्या होगा? वृद्धि रादैच। और वृद्धि रादैच क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं? तो संज्ञा सूत्र वे सूत्र हैं जो किसी की संज्ञा को बताते हैं, निर्धारित करते हैं। जैसे मेरी संज्ञा क्या है? मेरी संज्ञा परीक्षित है। आपकी संज्ञा क्या है? जो आपका नाम होगा। तो वृद्धि संज्ञा किसकी है यह सूत्र बता रहा है। तो इस सूत्र के अनुसार वृद्धि किसे कहते हैं? तो इस सूत्र के अनुसार आ, ऐ और औ को वृद्धि कहा जाता है, ऐसा महर्षि पाणिनि ने कहा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, किस मामले पे भाई? थोड़ी भ्रांति पैदा हो रही होगी कि हमने यहां 2 सूत्र लिखा, एक वृद्धि रेच और दूसरा सूत्र हमने लिख दिया वृद्धि रादैच। अब प्रश्न क्या बनेगा और इन दोनों सूत्रों में अंतर क्या है भाई? तो जैसा मैंने बताया कि यह संज्ञा सूत्र है और यह संधि का विधायक सूत्र है। यह विधान कर रहा है, यह बता रहा है कि वृद्धि का निर्माण कैसे होगा। तो कैसे होगा? मैंने बताया यदि अ से परे एच आएगा तो वृद्धि का निर्माण होगा, यानी कि आ, ऐ और औ का निर्माण होता है। और वृद्धि रादैच क्या है? संज्ञा सूत्र। वो केवल इतना ही बता रहा है कि आ का नाम वृद्धि है, ऐ का नाम वृद्धि है, औ का नाम वृद्धि है। अर्थात संपूर्ण व्याकरण में यदि कहीं वृद्धि शब्द का उल्लेख किया जाएगा तो वहां उसका तात्पर्य इन तीनों वर्णों से होगा। जैसा कि इस सूत्र में वृद्धि शब्द का उल्लेख है तो उसका तात्पर्य आ, ऐ और औ से होगा। स्पष्ट? 2 सवाल ध्यान रखिएगा कि वृद्धि की संज्ञा सूत्र क्या है? तो वृद्धि रादैच है। वृद्धि संधि का विधान करने वाला सूत्र क्या है? वृद्धि रेच, यानी संधि का सूत्र वृद्धि रेच है। अब इसको मैं आसान शब्दों में थोड़ा इसको और सिंपली यदि आपको लिखने का कार्य करूं मैं या आपको समझाने का कार्य करूं तो हम लिख सकते हैं
कि अ अथवा आ के पश्चात यदि ए अथवा ऐ आएंगे तो दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करेंगे, ऐ आदेश हो जाएगा। और यदि अ अथवा आ से परे ओ अथवा औ का आगमन होगा तो उस अवस्था में दोनों के मेल से औ हो जाएगा। यह इसका एक साधारण स्वरूप में सूत्र है जो आपको तैयार होना चाहिए। और न सिर्फ संस्कृत बल्कि हिंदी के भी विद्यार्थी यदि इन तथ्यों का अवलोकन करेंगे और आत्मसात करेंगे तो संधि उनकी परीक्षा में कभी गलत नहीं हो सकती। इसके आधार पर हम कुछ उदाहरणों को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह निर्माण होगा। तो हम सबसे पहले एक शब्द लेते हैं, जैसे एक धन एक को यदि मैं जोड़ूं तो एक शब्द का जो अंतिम अक्षर हमारे पास है वो अ है और एक शब्द का पहला अक्षर जो है वो ए है। तो अ से ए का मेल होगा तो क्या निर्मित होगा, ऐ का निर्माण होगा। और इस तरह से ऐ की मात्रा इस प्रकार 2 बार लगती है और शब्द क्या निर्मित होगा, एक ऐक। क्या निर्मित होगा, एक ऐक बनेगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। अब देखिए यहां पर देव का अंतिम अक्षर क्या है, अ है, और ऐश्वर्यम का पहला अक्षर क्या है, ऐ है। तो अ से परे ऐ आया, अ के बाद ऐ का आगमन हुआ है, तो उस अवस्था में दोनों के मेल से वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि क्या हो रहा है, अ से ए के मेल से ऐ बनेगा, यानी इन दोनों के मेल से ऐ का निर्माण होगा और शब्द बनेगा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर यह ऐ इस व पर जुड़ जा रहा है किस प्रकार भाई। देखिए यहां व से अ निकल जा रहा है तो यहां शेष केवल व हलंत्य बचेगा ना, देखिए यहां पर। और यहां देखेंगे तो ऐ तो इसमें आकर के मिल जा रहा है आदेशित होकर के, तो यहां सिर्फ यह शेष हो रहा है। और इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो देवैश्वर्यम बनेगा। कुछ और आसान उदाहरणों को लेते हैं, जैसे एक बड़ा फेमस उदाहरण है, परीक्षा में आया हुआ है, जैसे तत्र धन एव यदि मैं जोड़ूं तो तत्र का अंतिम अक्षर क्या है, अ है, और एव का पहला अक्षर क्या है, ए है। तो अ से ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, अ से ए का मेल होगा तो ऐ बन जाएगा और इस तरह से शब्द निर्मित हो जाएगा तत्रैव। जैसे सदाधन एव जोड़ें तो सदाधन एव जोड़ेंगे तो सदा का अंतिम अक्षर है आ और एव का पहला अक्षर है ए, तो आ से ए का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा और शब्द बनेगा सदैव। आप लोग देख पा रहे होंगे कि संधि का निर्माण कैसे हो रहा है। इसी प्रकार से हम विभिन्न उदाहरणों को जोड़ सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि इस समय पुस्तक को उठा करके जैसा कि हमने समझाया इसी प्रकार से ही आप जोड़ने का प्रयास करें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई उदाहरण क्लिष्ट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, मैं अवश्य आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ओ का उदाहरण लेते हैं। ओ के संदर्भ में क्या तथ्य है भाई। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण बड़ा फेमस एग्जाम में बहुत पूछा गया है, सीताधन औदार्यम, सीताधन औदार्यम। अब सीता का अंतिम अक्षर क्या है, सीता का अंतिम अक्षर है आ और औदार्यम का पहला अक्षर है औ। अब आ से औ का मेल होगा तो क्या आदेश होगा, आदेश हो जाएगा औ। और इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के औ बन गए और औ की मात्रा तौ में जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा सीतौदार्यम। एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं, जैसे वन धन औषधि, वन धन औषधि। कुछ विद्यार्थी इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि औषधि लिखें कि औषधि लिखें। तो ध्यान देंगे, औषधि एक वचन है और औषधि बहुवचन है, दोनों शब्द सही है, लेकिन हिंदी भाषा में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, केवल औषधि शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन संस्कृत में यह शब्द भी क्या है, सही है, और परीक्षा में यही शब्द आता है। जानबूझ करके पेपर सेटर इसी शब्द को देता है, तो इस शब्द का ध्यान रखेंगे, यह शब्द सही है और अ और ओ मिल करके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिल करके यहां आदेश हो जाएगा औ का और शब्द बनेगा वनौषधि।
क्या शब्द बनेगा? वनौषधि, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुछ और उदाहरणों को लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है उष्णधन ओदनम। उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, और ओदनम मतलब क्या? ओदनम मतलब पका हुआ चावल, जिसको भात कहा जाता है। तो उष्ण का अंतिम अक्षर क्या है? अ है, और ओदनम का पहला अक्षर क्या है? ओ है। तो अ से ओ का मेल होगा तो क्या होगा? आत के परे एच आएगा तो क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। तो अ से ओ के मेल होने पर औ का निर्माण हो जाएगा और शब्द बनेगा उष्णोदनम। उष्णोदनम। ध्यान दीजिए आप लोग संधि को। ये हम देख रहे हैं क्या जुड़ रहा है? पहले शब्द का या पहले पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद का प्रथम अक्षर। पहले पद का अंतिम अक्षर अ है और दूसरे पद का प्रथम अक्षर ओ है। अ से ओ का मेल हुआ, क्या बन गया? औ बन गया, और इस तरह शब्द बना उष्णोदनम। जैसे इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप लोग हिंदी में देखते होंगे, उदाहरण मिलता होगा सूर्य धन ओघः। जैसे जल धन ओघः। अब ओघ शब्द का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, ओघ शब्द का तात्पर्य होता है भंडार। तो सूर्य धन ओघः यानी अ से ओ का मेल करेंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दोनों मिलके औ का निर्माण करेंगे, औ आदेशित होगा और शब्द बनेगा सूर्योघः। जैसे जल धन ओघः जोड़ेंगे तो अ से ओ का मेल हो जाएगा, दोनों मिल करके औ का निर्माण करेंगे और इस तरह से शब्द बन जाएगा जलौघ। मुझे आशा है कि आप लोगों को संधि समझ में आ रही होगी। और ढेर सारे उदाहरण जो आपकी किताबों में, पुस्तकों में दिए हुए हैं, उनको इसी प्रकार से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से संधि तैयार हो जाएगी। और फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, निश्चित रूप से आपका निदान होगा आपकी समस्याओं का। और आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि को एक बार और पुनः शुरू से दोहरा देते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, मैंने बताया वृद्धि रेच इस वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है। ये कह रहा है, ये बता रहा है कि आत से परे यदि एच का आगमन होगा तो वृद्धि का आदेश हो जाएगा। अब वृद्धि किसे कहते हैं? तो महर्षि पाणिनि ने इसके लिए एक सूत्र लिख दिया, वृद्धिरादेच। उन्होंने बताया कि आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। कभी कभी यह भी सवाल आता है परीक्षा में, और कई बार आया है यूपी टेट में, पीआरटी में, अदर स्टेट टेट में भी पूछा गया कि निम्न में से किस वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है? तो नीचे आ रहेगा तो आप आ बताएंगे, ओ रहेगा तो औ रहेगा तो औ बताएंगे, ऐ रहेगा तो ऐ बताएंगे। स्पष्ट है सभी को? पिछली वीडियो में हमने गुण के संदर्भ में बताया था कि गुण किसका नाम है, वहां पर आपको सूत्र बताया गया था अदेंगुणा, और उसमें हमने बताया था कि अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती। ठीक उसी प्रकार से आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती। तो अ से परे यदि ए आया तो ए हो गया, अ से परे यदि औ आया तो औ हो गया। और ढेर सारे उदाहरणों को आप लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं, यण संधि के विषय पर बातचीत करते हैं। किसे यण कहते हैं? यण संधि के संदर्भ में महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र लिखा वह है इको यणच। इको यणच सूत्र क्या कह रहा है? इको यणच सूत्र कह रहा है कि यदि इक प्रत्याहार के बाद यदि अच का आगमन हो, इक प्रत्याहार के बाद यदि अच आएगा तो वहां इक के स्थान पर, किसके स्थान पर? इक के स्थान पर यण का आदेश हो जाएगा और यह अच वहीं पर उपस्थित रहता है, वो जहां है वहीं बना रहेगा। अब इक, अच और यण तीन प्रत्याहारों का यहां उल्लेख है। इक का तात्पर्य किससे है? तो इक का तात्पर्य ई, उ, री एवं लरी से है। इक का तात्पर्य ई, उ, री एवं लरी से है। और अच का तात्पर्य असमान स्वर से है। किससे है? असमान स्वर से। और यण का तात्पर्य क्या है?
यण का तात्पर्य य, व, र और ल से। तो हम ध्यान देंगे कि यहां 3 प्रत्याहार हैं, इक, अच और यण। इक के बाद यदि अच आएगा तो इक के स्थान पर यण का आदेश होगा और अच जहां था वहीं पर रहेगा। देखिए, हम लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ी। इन तीनों संधियों में हमने देखा कि दोनों मिश्रित होकर के आदेशित हो रहे थे। वहां एकादेश नहीं था, वहां दोनों के मिश्रण से आदेश था। लेकिन यहां पर इन दोनों का मिश्रण नहीं है, यहां पर इक अपना चेहरा, अपना स्वरूप बदल ले रहा है, इक अपने स्थान पर यण हो जा रहा है, यण का एकादेश हो रहा है। यदि मैं इस सूत्र को थोड़े आसान शब्दों में लिखूं जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, तो हम लिख सकते हैं कि यदि ई अथवा बड़ी ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, देखिए समान स्वर के आने पर दीर्घ हो जाता है, यानी ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ होगा दीर्घ संधि के अनुसार। तो अनइक्वल स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाएगा और वह असमान स्वर वहीं क्या होगा, उपस्थित रहेगा, वह वहीं बना रहेगा। इसी क्रम में हम दूसरा तथ्य देखें कि ऊ के बाद, ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद यह असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पर व का एकादेश होगा और वह असमान स्वर वहीं बना रहेगा। और तीसरा तथ्य होगा कि री अथवा बड़े री के बाद, ध्यान रखिएगा संस्कृत में बड़ा री भी होता है, दीर्घ भी होता है, लेकिन हिंदी में बड़ा री नहीं होता है। तो री के बाद यदि असमान स्वर आए तो री बदल कर र हो जाएगा और यह असमान स्वर वहीं बना रहेगा। और संस्कृत में एक अन्य स्वर लृ है, हिंदी वाले विद्यार्थी यदि देख रहे होंगे, यूपीएसआई के विद्यार्थी यदि देख रहे होंगे, तो ये जो लृ का तथ्य है यह उनके लिए नहीं होगा, लेकिन यह संस्कृत में महत्वपूर्ण है। संस्कृत के सारे विद्यार्थी इसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे, इससे एग्जाम में ढेर सारे सवाल आते हैं। तो लृ के बाद यदि असमान स्वर आए तो लृ बदल कर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा और यह असमान स्वर वहीं बना रहेगा। आइए इस आधार पर, इस सूत्र के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला तथ्य लेते हैं, पहले पर उदाहरण क्या बनेंगे उसको देखते हैं ई के संदर्भ में। जैसे एक बड़ा फेमस उदाहरण है दधिधन ओदनम, दधिधन ओदनम। अब दधि का अंतिम अक्षर क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, दधि के अंतिम अक्षर के रूप में ई, छोटी ई का आगमन हुआ है और ओदनम में ओ है। दधि का तात्पर्य दधि से और ओदनम का तात्पर्य पके हुए चावल से। तो ई के बाद ओ आया, मैंने क्या समझाया आपको कि ई के बाद असमान स्वर आए, तो क्या ई के आगे ओ समान है, नहीं बिल्कुल नहीं, असमान है। समान कब होगा, जब ई के बाद ई आता, और ई आता तो दीर्घ हो जाता। यहां असमान आया है तो क्या होगा, यण होगा, यानी इक के बाद अच आया है तो इक के स्थान पर क्या होगा, यण होगा। तो क्रमशः ई के स्थान पर य होगा। तो ई के बाद ओ आया तो ई बदल कर क्या हो गया, य हो गया। ध्यान दीजिए, ई के बाद ओ आया तो ई बदल कर य हो गया और इस तरह से ई निकल गया तो यहां बचा दध और यह ओ क्या होगा, वहीं उपस्थित रहेगा। देखिए पिछली तीनों संधियों में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा ही है। ई केवल अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को बदल लिया और ओ जो है वह जहां था वहीं उपस्थित रहेगा और इस तरह से ओदनम यह शब्द रहेगा। और जोड़ेंगे जब हम इसको तो द आधा ध और य पर ओ की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा दध्योदनम। ध्यान दीजिए, दध्योदनम। कुछ आसान उदाहरणों को लेते हैं, यह एक कठिन उदाहरण था, हो सकता है, लेकिन परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जैसे एक फेमस उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं, प्रतिधन एक। तो प्रति का अंतिम अक्षर क्या है, ई है, और एक का पहला अक्षर क्या है, ए है। तो ई बदल कर य हो गया, ए वहीं उपस्थित रहेगा। तो जोड़ेंगे क्या बनेगा, जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रत्येक। ध्यान दीजिए, क्या बनेगा, प्रत्येक। जैसे अधिधन आय में जोड़ूं, अधिधन आय, तो अधिधन आय को जोड़ने में अधि का अंतिम अक्षर क्या है, छोटी ई है, और आय का पहला अक्षर क्या है, आ है। तो ई के आगे असमान स्वर उपस्थित हुआ तो ई बदल कर हो गया य और इस तरह से शब्द बना अध्याय। कुछ और उदाहरणों को लेते हैं।
जैसे निधन ऊनम, नी उपसर्ग है, ऊनम का तात्पर्य अल्पता से है, कम से है, -1 से है। यदि गणित की भाषा में बात करें तो ई के आगे बड़ा ऊ आया है तो ई बदल कर य हो गया, यहां शेष बचा आधा न, और ये ऊनम यदि हम जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा न्यूनम। क्या शब्दावली बनेगी? न्यूनम। इस तरह से यहां शब्दों का निर्माण होगा। कुछ और उदाहरण, जैसे अभिधन उदय, अभिधन उदय, तो अभि का अंतिम अक्षर क्या है? ई है, और उदय का पहला अक्षर है उ। ई बदल कर हो गया य, ई बदल कर हो गया य, और यहां शेष बचा अभ। भाई ई तो निकल गया, ई य में परिवर्तित हो गया तो भ तो आधा ही बचेगा, और ये उदय उ वहीं उपस्थित रहेगा, और उदय अब जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? अ आधा भ, उ की मात्रा य में जुड़ जाएगी, उ य पूरा हो जाएगा, तो शब्द हो जाएगा अभ्युदय। ध्यान देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ई से य का निर्माण हो रहा है किस संधि के द्वारा? यण संधि के द्वारा। दूसरे तथ्य पर, दूसरे फॉर्मूले पर हम जाते हैं। हमने जो लिखा था, क्या तथ्य था? हमने बताया था कि यदि उ के बाद असमान स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा तो उ बदल करके वह हो जाएगा, और वह असमान स्वर वहीं पर उपस्थित रहेगा। जैसे अनुधन एषण, अनुधन एषण, तो अनु का अंतिम अक्षर क्या है? छोटा ऊ है, और एषण का पहला अक्षर क्या है? ए है, तो उ बदल कर हो गया व, तो यहां क्या शेष बचा? आधा न, और इस तरह से यहां एषण, तो उ बदल कर हो गया वो, ए वहीं उपस्थित है। हमने क्या सूत्र बताया? उ के बाद असमान स्वर आने पर उ बदल कर वह हो जाएगा, तो उ बदल कर क्या हो गया? वह हो गया, और इस तरह से शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अन्वेषण। जैसे सुधन इच्छा, सुधन इच्छा, तो सु का अंतिम अक्षर है छोटा उ, और इच्छा का पहला अक्षर है ए। उ के आगे असमान स्वर आने पर उ के स्थान पर व ए का आदेश हो गया, व का आदेश हो गया, तो यहां बचा आधा स, और ये इच्छा, तो जोड़ेंगे क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा स्वेच्छा। देखिए संधि का जो अध्याय है वो बड़ा आसान सा अध्याय है। यदि आप कॉपी और कलम के साथ बैठ करके संयमित हो करके अगर आप इसे सॉल्व करें गणित की ही भांति, तो कभी परीक्षा में आने वाले सवाल गलत नहीं होंगे, चाहे वो हिंदी में संधि हो, चाहे वो संस्कृत में संधि हो। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सुधन आगत का उदाहरण बड़ा फेमस है, सुधन आगतम, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जोड़िए आप लोग, उ बदल करके वह हो जाएगा, और शब्द बनेगा स्वागतम। लेकिन तथ्य तो यह है कि जब स्वागतम जैसे शब्द आ जाते हैं परीक्षा में, तो आप बड़े आसानी से कर लेते, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह उपयोगी है, आप बार बार बोलते हो। लेकिन जब अन्वेषण आ गया तो यहां भी ये आप बार बार बोलते हो, ये भी हो गया। लेकिन जब स्वेच्छा आया तो यहां लोग फंसने लगते हैं। कुछ और, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अन्विति में कौन सी संधि है, अन्विति का संधि विच्छेद क्या होता, तो अन्विति नहीं सुन पाते हैं, सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह अनुधन इति शब्द से बना है, अनुधन इति, यहां पर भी यण संधि हो रही है, उ के स्थान पर वो आदेशित हुआ है। ध्यान दीजिए, अनु के बाद इति आया, उ के बाद ई आया, उ के बाद क्या आया है? ई आया है, तो उ बदल कर क्या हो गया? वह हो गया, और इस तरह से शब्द बना अन्विति। तो निश्चित रूप से यदि आप जोड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, प्रश्न आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु पर, यण संधि के तीसरे बिंदु पर। और तीसरा बिंदु क्या है भाई? तो तीसरा बिंदु था री के संदर्भ में। री अथवा बड़ा री के बाद यदि असमान स्वर आए तो री बदल कर क्या हो जाता है? र हो जाता है। री बदल करके र में निर्मित होता है, री के स्थान पर र का आदेश हो रहा है। अब उदाहरण देखिए भाई, जैसे पितृधन आज्ञा, तो पितृ का अंतिम अक्षर क्या है? पितृ का अंतिम अक्षर है
री और आज्ञा का पहला अक्षर क्या है? आ, तो री बदल कर क्या हो गया? री बदल कर र हो गया। री के स्थान पर र एक आदेश हुआ है, री र में बदल गया भाई। किसके आने पर? असमान स्वर के आने पर, और वह असमान स्वर क्या है? आ है। री के आगे आ, तो री बदल कर हो गया र। अब यहां क्या बचा? यहां शेष बचा पित्त और ये आज्ञा। ध्यान दीजिए, आपको कठिन सवाल है, यहां परीक्षा में आता है, अभ्यर्थी फंस भी जाता है। अगर मैं इसको सिंपली तरीके से अगर मैं लिखूं सीधे, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आधा तो र पर आ की मात्रा और ज्ञा। तो क्या ऐसे लिखना सही है? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा है कि यदि र के पूर्व में बिना स्वर का व्यंजन है तो र उसके नीचे चला जाता है। जिसकी डाली फल फूल से लदी होती है वह डाली झुक जाती है, तो यह र स्वर के साथ है तो ये झुक जाएगा और ये बेचारे तन करके खड़े रहेंगे। तो शब्द क्या बनेगा? ये र इसके नीचे चला आया और शब्द बना पित्राज्ञा। स्पष्ट है सभी लोगों को? थोड़ा आगे बढ़े, कुछ और उदाहरण दें आपको। जैसे होत्रिधन आदेश। अब आप पूछेंगे सर होत्री का तात्पर्य क्या है भाई? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता था उसको वैदिक काल में होत्री अर्थात होता कहते थे। ये हु धातु हवन शब्द से निर्मित हुआ है। तो री के बाद यदि आ आएगा तो री बदल कर क्या हो जाएगा? री बदल कर र हो जाएगा और यहां शब्द बचेगा होत और ये आदेश। क्या बनेगा? आदेश बनेगा। और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये जोड़ेंगे तो बनेगा होत्रादेश। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इसको। जैसे मातृधन अर्थः। मातृधन अर्थः, तो मातृ का अंतिम अक्षर क्या है? मातृ का अंतिम अक्षर है री और अर्थः का पहला अक्षर क्या है? अ। तो री वर्ण के समक्ष अ आया है जो असमान है, तो री हो गया र। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा मात्रर्थः। क्या बनेगा? मात्रर्थः। इस तरह से आप ढेर सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके प्रयास करें, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। एक और उदाहरण बता देते हैं, चलिए भाई। जैसे मान लीजिए दातृधन। दातृधन आदेश। दात्री मतलब दाता यानी देने वाला। तो री हुआ, यहां आ हो गया, तो री के आगे क्या आ गया? री के आगे आ गया, तो री बदल कर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, री के आगे आया, री के आगे असमान स्वर आया तो री बदल कर हो गया र। यहां शेष बचा दात और यह आदेश। आ वहीं उपस्थित रहेगा जहां पहले से था। अब जोड़ेंगे तो दा तो में यह र आके जुड़ जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बनेगा दात्रादेश। लेकिन यहां यदि आपसे कोई पूछता है भाई कि यह आ की मात्रा कहां लगी है, तो र में लगी है, तो में नहीं लगी है। कहां लगी है? र। मैंने अभी आपको बताया, जब दो व्यंजन ऊपर नीचे हो तो जो नीचे होता है स्वर उसी पर लगा होता है, इसका ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया? जिस डाली पर फल और फूल लदे होते हैं वह डाली क्या होती है? झुक जाती है। इसके चौथे बिंदु पर चलते हैं। इसका जो चौथा बिंदु है उसे विश्लेषित करते हैं। चौथा बिंदु क्या है? ली के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो ल हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ली स्वर में कहां आ गया, तो आप यह ध्यान देंगे कि संस्कृत भाषा में ली एक स्वर है, दूसरा जो माहेश्वर सूत्र है री ली क, वहां पर इसका उल्लेख है। हां, हिंदी में ली का उल्लेख नहीं है स्वर के रूप में। इस तरह से हिंदी भाषा में यण संधि के अंतर्गत यह फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन यह संस्कृत में होगा। इसके कुछ बेसिक उदाहरण हैं, दो उदाहरण बेसिक हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। यदि वो आपको तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाती है। एक उदाहरण है लृधन आकृति। लृधन आकृति, तो लृ यहां पर है और आगे आ आया, तो लृ के आगे असमान स्वर है तो लृ बदल कर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। और फिर यह आकृति ही इसके साथ जुड़ने के लिए आएगी और ल में आ की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा लाकृति। और इस तरह से यहां पर यण संधि प्रभावी हो जाती है। एक और उदाहरण, जैसे लृधन आदेश। लृधन
आदेशः। तो लृ के आगे, लृ के समक्ष असमान स्वर आया, वो कौन है? आ। समान तो नहीं है, बिल्कुल दिख रहे होंगे। समान कब होता? जब लृ के आगे लृ आता। असमान है तो लृ बदल कर हो गया ल, और इस तरह से शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लादेश। वर्णों के जुड़ने से यह लादेश शब्द बना। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज पढ़ा कि वृद्धि संधि के अंतर्गत वर्णों का निर्माण कैसे होता है, फिर शब्द कैसे बन जाते हैं। हमने पढ़ा कि यण संधि के अंतर्गत वर्णों का निर्माण कैसे हो रहा है। तो यह वृद्धि और यण संधि निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इसके आगे स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली जो अन्य संधियां हैं, जो सूत्र हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।